United fans say that you should have sold the club years ago. Well, once again, we've gone through a process. We're going to look at all different strategic alternatives, and we'll see where that leads us. United not for sale! United not for sale! They're finished, in my book, completely. You can't undo what has been done. And it's no good, you know, making platitudinous statements about, oh, well, we'll engage with you now and we'll listen to what you've got to say. It's all nonsense. It's about £1.5 billion that has gone out of the club since the Glazers bought it. This is Man United. This is Man United. We're not Mickey Mouse. Get out the club. So they don't even care about the fans, they don't care about other clubs, they don't care about English football, they don't even care about the people that they employ and they work with. And all the while, the faceless, spineless owners, CEOs, whoever they are at Liverpool, don't need the CEO is at Liverpool, have not had the guts, the basic decency just to turn up. मैनचेस्टर यूनाइटेड ये बस एक फुटबॉल क्लब नहीं है, ये एक लेगेसी है, ये एक आइकन है, ये एक स्टोरी है। ओवर द इयर्स यूनाइटेड ने न्यूमरस बैटल्स लड़े, रेलीगेशंस के बाद भी कमबैक किया। फुटबॉल वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिजास्टर ने इनको हिट किया और पूरी फर्स्ट टीम खत्म हो गई। स्टिल यूनाइटेड ने कमबैक किया। इंजरी टाइम से लेके सर एलेक्स फर्ग्यूसन की टीम्स तक यूनाइटेड कमबैक करती आई थी। जिस क्लब के डीएनए में कमबैक एनग्रेव्ड है, क्या वो क्लब अब एक ऐसी बीमारी से, एक ऐसे कैंसर से कमबैक कर पाएगा? इस कैंसर का नाम है ग्लेजर्स। 2003 में यूनाइटेड का एक्विजिशन स्टार्ट करते हैं मैल्कम ग्लेजर और उनकी पुरानी करतूतों की खबरें यूनाइटेड फैंस और यूनाइटेड बोर्ड के पास आनी स्टार्ट होती हैं, जिसके कारण सब बहुत नर्वस होते हैं। 1995 में मैल्कम ग्लेजर ने एक एनएफएल की टीम को, अमेरिकन फुटबॉल लीग की टीम को एक्वायर किया, टेम्पा बे बुकनियर्स। $192 मिलियन में इस टीम को खरीदने के बाद मैल्कम ग्लेजर ने टेम्पा बे की सिटी को, उनके फैंस को थ्रेटन करना स्टार्ट किया कि अगर सिटी अपने पैसे से एक नया स्टेडियम नहीं बनवाएगी टीम के लिए, तो वो इस टीम को टेम्पा बे से ले जाकर किसी और सिटी में बेस कर देंगे। सिटी के मेयर लीगल बैटल भी करते हैं ग्लेजर्स के अगेंस्ट और फैंस करते हैं प्रोटेस्ट, बट सबको हार माननी पड़ती है ग्लेजर्स की डिमांड के आगे। रिजल्ट ये होता है कि सिटी सारे लोगों पे एक नया टैक्स डाल देती है, $0.5 सिटी इन्वेस्टमेंट टैक्स, जिसमें आप कहीं भी किसी भी फॉर्म में $1 खर्च करोगे तो उसमें से $0.5 एक फंड में जाएगा। उस फंड से सिटी अपनी डेवलपमेंट करेगी। वो पैसा यूज हुआ टेम्पा बे बुकनियर्स के लिए एक नया स्टेडियम बनाने के लिए। सितंबर 2003 में 3% शेयर्स ले चुके होते हैं ग्लेजर फैमिली और एक साल के अंदर अंदर वो 30% तक एक्वायर कर चुके होते हैं शेयर्स, छोटे छोटे चंक्स में शेयर खरीद के। फिर वो एक फुल टेक ओवर का प्लान प्रपोज करते हैं बोर्ड को, जिसको बोर्ड बार बार रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि बोर्ड को पता होता है कि कितना सारा डेट यूनाइटेड पे डाल दिया जाएगा। और डेविड गिल जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि ये एक्विजिशन इज पोटेंशियली डैमेजिंग and very aggressive for United's long-term success. बट ग्लेजर्स यहाँ पे नहीं रुकते, वो और चंक्स में यूनाइटेड के शेयर्स खरीदने स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक जहाँ पे उन पे मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स हों, जिसके बाद उनको रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो £790 मिलियन में टेक ओवर कंप्लीट कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का 2005 में, जिसमें से £540 मिलियन एक डेट था ग्लेजर्स के ऊपर नहीं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर, और यूनाइटेड को ही वो पैसा चुकाना था। ये एक ऐसा क्लब था जिसको 1931 के बाद कभी भी डेट में नहीं आना पड़ा। हम हमेशा से डेट फ्री थे। अचानक से हम पे £540 मिलियन का डेट आ जाता है ग्लेजर्स के इनफेमस लेवरेज्ड बाय आउट के कारण। इतने बड़े कंट्रोवर्शियल टेक ओवर के बीच में एक कंट्रोवर्सी और छुपी हुई है, जिसमें सर एलेक्स फर्ग्यूसन भी इन्वॉल्व है। द रॉक ऑफ गिब्राल्टर। रॉक ऑफ गिब्राल्टर एक रेस हॉर्स था जिसमें सर एलेक्स फर्ग्यूसन का दावा था कि मेरा एक जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ है जॉन मैग्नेयर के साथ, जो यूनाइटेड के एक बड़े शेयर होल्डर थे।
जॉन मैगनेयर इस हॉर्स को ओन करते थे और सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने कहा कि हमारे बीच में एक जेंटल एग्रीमेंट है जिसके कारण मेरे पास इसके ब्रीडिंग राइट्स हैं, इस हॉर्स के इकोनॉमिक राइट्स हैं, जिसको जॉन मैगनेयर ने मना कर दिया। अब हम किसी एक नॉर्मल हॉर्स की बात नहीं कर रहे हैं। इस हॉर्स की वैल्यूएशन 100 से 200 मिलियन पाउंड के बीच में बताई जाती है। सो ये मैटर बहुत बड़ा बनता है, कोर्ट तक जाता है, अल्टीमेटली आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट तो होता है, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस सर एलेक्स फर्ग्यूसन के ऊपर काफी सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं। कहा जाता है कि ये जॉन मैगनेयर जो यूनाइटेड के शेयर होल्डर थे, जिनसे यूनाइटेड मैनेजर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उनके थ्रू फैलाई गई है। इसमें बोला गया कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन का अपना बेटा यूनाइटेड की ट्रांसफर्स में इन्वॉल्व था, जिसके कारण उसको काफी पैसा बनाने का मौका मिला। हालांकि ये मैटर तो रिजॉल्व हो गया आउट ऑफ कोर्ट, बट ग्लेजर्स ने इस अपॉर्चुनिटी का भी फायदा उठाया। उन्होंने जॉन मैगनेयर से और उनके पार्टनर से सारे शेयर्स धीरे धीरे ले लिए, जिसके कारण उन्होंने बाकी फुल टेक ओवर कर लिया। कहा जाता है कि सर एलेक्स फर्ग्यूसन की अगर उन शेयर होल्डर्स के साथ फाइट नहीं होती तो शायद वो अपोज करते ग्लेजर्स की ओनरशिप, जिसके कारण फैंस और ज्यादा सड़कों पे आ जाते और पॉसिबली ये आपके ग्लेजर्स यूनाइटेड में आज की डेट में ना दिखाई देते। बट फैंस ने स्टिल काफी प्रोटेस्ट करे। हालांकि ये कभी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बट बहुत सारे प्रोटेस्ट पिछले कुछ सालों में देखे गए। 2005 से ही लव यूनाइटेड हेट ग्लेजर्स का नारा सामने आया और उसके बाद काफी सारे यूनाइटेड फैंस ने ग्रीन और गोल्ड जर्सीज पहननी स्टार्ट करी। ये जर्सीज रिफ्लेक्ट करती थी यूनाइटेड के कोर्स को। न्यूटन हीथ, जिसमें से नाम चेंज करके मैनचेस्टर यूनाइटेड बना अपना क्लब, उनकी जर्सी का कलर था ग्रीन और गोल्ड। ये रिफ्लेक्शन था एंटी करंट यूनाइटेड एस्टेब्लिशमेंट ग्लेजर्स के अगेंस्ट। यूनाइटेड फैंस ने बहुत अलग अलग ग्रुप्स भी बनाए, 1958 मैनचेस्टर यूनाइटेड सपोर्टर्स ट्रस्ट और भी बहुत सारे। बट प्रॉब्लम ये थी कि कलेक्टिव वॉइस एक साथ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनी। बहुत से यूनाइटेड फैंस ने अपनी सीजन टिकट्स छोड़ दी। बहुत से यूनाइटेड फैंस ने बोल दिया कि हम अब मैचेस देखने नहीं आएंगे। एक डिवीजन ऑफ ग्रुप, एक कोर पीपल ऑफ ग्रुप, भाई उन्होंने एक नया क्लब ही बना दिया, FC यूनाइटेड ऑफ मैनचेस्टर। अब बहुत से यूनाइटेड फैंस का गुस्सा इसलिए भी ठंडा हो रहा था क्योंकि यूनाइटेड की ऑन द फील्ड डोमिनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अंडर। 4 साल में 3 चैंपियंस लीग के फाइनल खेले और 2007-8 के सीजन के एंड में चैंपियंस लीग भी जीती। यूनाइटेड ने 3 लगातार प्रीमियर लीग जीतते हुए 2005 जब ग्लेजर्स आए, वहां से लेके अगले 7 साल में सर एलेक्स फर्ग्यूसन के साथ 7 सालों में 5 प्रीमियर लीग टाइटल्स जीते। इसके बाद सर एलेक्स फर्ग्यूसन रिटायर हो जाते हैं और स्टार्ट होता है एक कोलैप्स। हर दूसरे तीसरे सीजन में मैनेजर्स को सैक करना, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग ना दिखाई देना, कोई भी फुटबॉल प्लानिंग ना दिखाई देना, स्क्वाड को लेके, प्लेयर्स को लेके, उनके एजेंट्स को लेके, जिसको देखो यूनाइटेड से अब सारे के सारे पैसा निकाल रहे थे। हद से ज्यादा एक्सपेंसिव डील्स करना, प्लेयर्स को इन एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट्स पे सैलरीज देना और साथ ही साथ बहुत ज्यादा एजेंट फीस वगैरह दी, जिसके कारण अब यूनाइटेड की फाइनेंशियल्स पे एक स्ट्रेन आने लग गया। ऑन द फील्ड किसी भी मैनेजर ने यूनाइटेड को एक कंटिन्यूड सक्सेस नहीं दिलाई और यूनाइटेड सर एलेक्स फर्ग्यूसन के रिटायर होने के बाद एक बार भी प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीते, चैंपियंस लीग में कभी भी एक डोमिनेटिंग फोर्स नहीं थे। तो यूनाइटेड के फाइनेंसेस, यूनाइटेड की इनकम अब धीरे धीरे कम होने लगी। इस फाइनेंशियल स्ट्रेन के आने के बाद भी यूनाइटेड के लिए पैसा खर्च करना बहुत बड़ा इशू नहीं था, क्योंकि एड वुडवर्ड के टाइम पे हमने बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर, बट अब पुअर प्लानिंग ऑफ ग्लेजर्स और बेसिकली क्लब में ढंग से इन्वेस्ट ना करने के कारण यूनाइटेड का स्टेडियम ओल्ड ट्रैफर्ड, जो एक टाइम पे ग्लेजर्स के आने से पहले वन ऑफ द बिगेस्ट और बेस्ट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड कंसिडर किया जाता था, उसमें इतने सालों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई। अब नतीजा ये है कि रूफ लीक्स होते हैं, टॉयलेट लीक होते हैं जब भी मैच डे गोइंग फैंस वहां जाते हैं। सुनने में आया है वहां पे रैट्स पाए गए हैं और स्टेडियम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। 2012 में ग्लेजर्स ने वो कर दिखाया जो शायद ही किसी और ओनर ने फुटबॉल हिस्ट्री में किया हो। उन्होंने अपने शेयर्स 2 क्लासेस में बेसिकली बांटे, क्लास ए विच वाज द नॉर्मल शेयर, क्लास बी जिनको ग्लेजर फैमिली ओन करती थी। इनकी वोटिंग परसेंटेज क्लास ए शेयर से के कंपैरिजन में 10 गुना थी। उन्होंने बेसिकली सारी पावर, वोटिंग पावर अपने पास रखी, बट शेयर्स और बढ़ा दिए। उनको एक अपॉर्चुनिटी थी ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिलने की। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड फैंस प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे ग्लेजर्स के लिए। ऑल्दो सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं आए, सिवाय एक टाइम के सुपर लीग।
ये वो एक ऐसा स्टेप था जो ग्रीडीनेस का एक चरम था, एक सीमा थी जहां उसको पार करने के बाद फैंस ने असली प्रोटेस्ट दिखाया, इतना कि ग्लेजर्स को अपना ओनरशिप भी हिलाना पड़ा, अपने सीईओ को सैक करना पड़ा, अपनी मैनेजमेंट को हटाना पड़ा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैन प्रेशर। सुपर लीग, यूनाइटेड और ग्लेजर्स चाहते थे कि हम उसका पार्ट बने सुपर लीग का, और बहुत से और क्लब्स थे, चाहे वो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना और ईपीएल के सारे बड़े क्लब्स, और बेसिकली सारे बड़े क्लब्स कह रहे थे कि हम अपनी लीग्स को छोड़ के एक सुपर लीग बनाते हैं, बस उसी में हम सारे क्लब्स खेलेंगे आपस में मिलके और हमें बहुत पैसा मिलेगा क्योंकि इसके टीवी व्यूइंग राइट्स हद से ज्यादा होंगे। सो फुटबॉल फैंस ने वो किया, यूनाइटेड फैंस ने वो किया जो उनको बहुत सारी और चीजों के लिए भी कर देना चाहिए था। उन्होंने लिटरली फील्ड में इन्वेड कर दिया, लिवरपूल के साथ मैच कॉल ऑफ करना पड़ा और इतने प्रोटेस्ट तगड़े हुए कि उसके बाद यूनाइटेड को उस सुपर लीग से हटना पड़ा। सुपर लीग कोलैप्स हुई, कुछ सीईओज ने, प्रेसिडेंट्स ने सॉरी बोली और यूनाइटेड ने अपने सीईओ एड वुडवर्ड को सैक कर दिया और बहुत सी और मैनेजमेंट में चेंजेस करे। अब नवंबर 2022 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पीएस मॉर्गन के इंटरव्यू के बाहर आने के जस्ट बाद यूनाइटेड इस चीज को अनाउंस करती है कि वो एक स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं ओनरशिप को लेके, जिसका मतलब था कि वो अब अपना क्लब बेचने को तैयार हैं ग्लेजर फैमिली। सामने आते हैं दो ऑल्टरनेटिव्स जो सबसे स्ट्रांग होते हैं, वो थे दो रिच बिलियनियर्स। एक थे कतर के शेख जसीम और साथ ही साथ दूसरे एंड पे थे सर जिम रैटक्लिफ, जिनकी ऑलरेडी स्पोर्ट्स में कुछ फुटबॉल टीम्स हैं, साइकिलिंग टीम है और F1 टीम है और काफी सारा एक्सपोजर है। इन दोनों के कंपटीशन में कतर एक बहुत ही तगड़ा ऑफर डालती है। शेख जसीम की टीम बोलती है कि यूनाइटेड पे जितना डेट है हम डे 1 पे क्लियर ऑफ कर देंगे, यूनाइटेड के ओल्ड ट्रैफर्ड को हम रीवैम्प कर देंगे और हम स्ट्रेटेजिकली पैसा क्लब में इन्वेस्ट करेंगे ताकि यूनाइटेड की वुमेन्स टीम, कैरिंगटन, उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी, सब कुछ इंप्रूव हो पाए और हम यूनाइटेड को वापस खड़ा कर सकते हैं। दूसरी साइड सर जिम रैटक्लिफ ने बोला कि मैं मैनचेस्टर का हूं और बेसिकली मैनचेस्टर को मैनचेस्टर ओनरशिप के अंदर होना चाहिए और मैं यहाँ पे ओनरशिप लेने को तैयार हूं। फाइनली सर जिम रैटक्लिफ को बनाया जाता है ग्लेजर्स का पार्टनर, उनको 25% स्टेक मिलता है आफ्टर स्पेंडिंग 1.3 बिलियन पाउंड्स। इनियोस टेक ओवर कर लेती है फुटबॉलिंग ऑपरेशंस मैनचेस्टर यूनाइटेड के। नाउ यहाँ पे जो यूनाइटेड फैंस को एक्साइटमेंट हुई थी कि शायद हमारा क्लब डेट फ्री हो सकता है अगर शेख जसीम या कतर की ओनरशिप आती है तो, बट दूसरे ही एंड पे बहुत से लोग ये भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यूनाइटेड शुड नॉट गो इन द डायरेक्शन ऑफ पीएसजी, न्यूकासल, मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि वो सारे सऊदी ओन, मिडल ईस्टर्न क्लब्स ओन, स्टेट रिच क्लब्स थे। तो यूनाइटेड कुछ फैंस कह रहे थे कि हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, ये स्पोर्ट्स वॉशिंग है। अब यहाँ पे दोस्तों फाइनली ग्लेजर्स वही चूज करते हैं जो उन्होंने हमेशा से किया, वो स्टिल पावर में रहते हैं और सामने से फ्रंट रख देते हैं अब इनियोस को, जो आज की डेट में यूनाइटेड के फुटबॉलिंग ऑपरेशंस संभाल रहे हैं। और एज ऑफ 2025, समर ऑफ 2025, यूनाइटेड पे पैसे की बहुत कमी है। इनियोस के पैसा थोड़ा सा डालने के बाद भी यूनाइटेड के इतने कर्जों के अलावा यूनाइटेड पे कोई पैसा नहीं बचा, सारा पैसा कंज्यूम हो चुका है। यूनाइटेड फैंस आर रियली टायर्ड। यूनाइटेड ने अपना वन ऑफ द वर्स्ट सीजन निकाला है 50 साल की हिस्ट्री में। इतने टफ टाइम्स में भी यूनाइटेड फैंस ने कभी भी क्लब का फेथ नहीं छोड़ा, क्लब को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। बट 20 साल की हिस्ट्री में ग्लेजर्स ने एक बार भी यूनाइटेड फैंस का भरोसा नहीं जीता। सो आज भी सारे यूनाइटेड फैंस इकट्ठे होके यही बात सोचते हैं, यही बात बोलते हैं कि ग्लेजर्स आउट।